स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो 2 4 5 चैप्टर नहीं बल्कि सारे चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में और जो आपके सिलेबस में नहीं भी है उनके एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचाते हैं आपकी पढ़ाई को बेहतर करने के लिए, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे बिल्कुल मुफ्त में। स्वागत करता हूं ऐसे चैनल पे। और क्लास 11th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हम लोग देख रहे हैं, जिसमें बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की बात कर रहे हैं, बोहर के पोस्टुलेट की बात कर रहे हैं, यह समझते हुए कि भैया बोहर के मॉडल में क्या खास बातें थी। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, बोहर का मॉडल गलत नहीं था। आप देखोगे कि बोहर के मॉडल के कभी ड्रॉबैक्स नहीं पड़ोगे आप, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि बोहर का मॉडल अधूरा मॉडल था। अधूरा क्यों था? क्योंकि सिर्फ चुनिंदा कुछ एटम्स पे, कुछ स्पीशीज पर लागू होता था, जैसे कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे कुछ एटम पर। और जब मैं बोलता हूं हाइड्रोजन जैसे कुछ एटम, तो इसका मतलब क्या है? वो स्पीशीज जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हीलियम प्लस, जैसे लिथियम 2+, इन सबके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो सारी बातें जो थी वो बोहर की इन्हीं एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर लागू हुई, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर लागू नहीं हुई। लेकिन यह नहीं कि जो बातें उनने बोली थी वो गलत थी, वो बातें जो उनने बोली वो सारी सही बोली, बस क्योंकि चुनिंदा स्पीशीज पर लागू हो सकता था इसलिए हमें एक नए मॉडल की तलाश थी। लेकिन उसी जरूरी बातों में बोहर साहब ने एक और बात हमको बताई थी, दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स एटम। मतलब जो इलेक्ट्रॉन किसी एटम में न्यूक्लियस की परिक्रमा लेता चल रहा है, बोहर साहब ने यह भी बताया था कि उस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या होगी। और ना सिर्फ उस शेल में, बल्कि अगर वो किसी और शेल में भी चला जाए या कोई दूसरी शेल में कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, तो उसके पास भी क्या टोटल एनर्जी होगी, यह भी हमें बोहर साहब ने बताई थी। और यह बहुत अहम टॉपिक हो जाता है क्योंकि इस पर आपको सीधा सीधा सवाल आता है। आपके स्कूल एग्जाम की बात करो या आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो, दोनों पे सीधा सीधा सवाल आता है। सवाल जनरली न्यूमेरिकल बेस्ड होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जो इस एटम का है और इस शेल में घूम रहा है, वो आपको एटम और शेल बताएंगे, तो आपको उसकी टोटल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो उसको करने के लिए आपको टोटल एनर्जी का डेरिवेशन समझना पड़ेगा जो बोहर साहब ने समझाया था। और वही डेरिवेशन अभी मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अब बात करते हैं बच्चों टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि बोहर के एटम में। बोहर एटम मतलब मानकर चलना उन एटम पर जिन पे बोहर थ्योरी अप्लाई हो जाती है, उन एटम की बात कर रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स जितने भी होते हैं उन पर यह लागू हो जाती है, तो उसी पर हम बात कर रहे हैं। और अब देखते हैं टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। देखो बच्चों, जब मैं टोटल एनर्जी बोलता हूं तो किसी भी एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन के पास यह जो टोटल एनर्जी होती है, यह दो रूप में होती है। एक होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी, मतलब एटम के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। पूछो क्यों काइनेटिक एनर्जी होती है? क्योंकि भैया हमने खुद कहा कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अबाउट परिक्रमा ले रहा है, गोल गोल घूम रहा है, मतलब वेलोसिटी तो है। और अगर वेलोसिटी है तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पर आती है, एक मास और एक वेलोसिटी, 12 mv²। और मास तो है भले बहुत कम है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन है तो सही। और वेलोसिटी हमें पता है कि क्या वेलोसिटी है, तो डेफिनेटली उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। प्लस एक और एनर्जी इस टोटल एनर्जी में ऐड होगी, एंड दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करेंगे तो हमें उस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकलेगी। और ये होता ही है, ये फिजिक्स का नियम है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो उस बॉडी के अंदर सारी एनर्जी जो ऐड होती हैं उनके एडिशन से निकलती है। और इसलिए हम काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों एनर्जी को ऐड करते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के पास ये दोनों होती है। अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं टोटल एनर्जी TE विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज KE ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज UN ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी को मैं यू से डिनोट कर रहा हूं, और एन इसलिए लगा देते हैं क्योंकि किस शेल में ये हमें नहीं पता।
पहली शेल में तो पहले शेल की पोटेंशियल एनर्जी होगी, पहले शेल में घूम रहे इलेक्ट्रॉन की, दूसरे शेल में तो दूसरे शेल में घूम रहे इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो हम इसलिए यूएन लगा देते। तो यहां पर भी के ई एन लगेगा नीचे सबस्क्रिप्ट में, और यहां पर भी यूएन लगेगा सबस्क्रिप्ट में। तो यह होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें तो फाइनल एक्सप्रेशन लेकर आना है टोटल एनर्जी का, और यह टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आपको इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन को ऐड करके निकलेगा। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले इंडिविजुअल एनर्जीज निकालते हैं। जैसे सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, और फिर सेकंड केस में हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। जब दोनों के एक्सप्रेशन आ जाएंगे तो दोनों के एक्सप्रेशन को अल्टीमेटली ऐड कर देंगे। क्लियर हो गई बात? तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, काइनेटिक एनर्जी को निकालता हूं। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को निकालता हूं। तो अगर मैं लिखूं फर्स्ट, दिस इज कैलकुलेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कैलकुलेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है, इधर मेरी बात को समझते हुए चलो। पहले एक एटम बना लेता हूं जिसमें यह रहा एक न्यूक्लियस और यह रही कोई शेल। क्या है ये? कोई शेल। जब मैं कोई शेल बोलता हूं तो इसका मतलब यह है कि मुझे इस शेल का नंबर नहीं पता। मतलब समझ जाना, अगर मैं कभी भी कल्टी में बोल रहा हूं कोई भी शेल, तो मतलब समझ जाना मुझे शेल का नंबर पता ही नहीं है, इसलिए मैं ये वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, कोई भी शेल। ठीक है, तो ये कोई भी शेल है, तो मतलब तुम समझ गए कि सर ये nth शेल है। इसका मतलब सर आपने जो शेल इस्तेमाल करी है दैट इज nth शेल। मैं कहूंगा हाँ यार ये nth शेल है। बोले ठीक है सर इस शेल में क्या है? मैं कहा कुछ नहीं यार, इस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जो लगातार गोल गोल घूमता चल रहा है। तुमने कहा ठीक है सर, ये इलेक्ट्रॉन जो गोल गोल घूम रहा है इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। मैंने कहा हाँ यार ये ऐसी वेलोसिटी होगी टेंजेंशियल, और उस वेलोसिटी का जो वैल्यू होगी वो होगी क्या? v। तो वेलोसिटी v होगी, और इसकी जो डिस्टेंस होगी कहां से? न्यूक्लियस के सेंटर से उस इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस होगी वो होगी r। तो मैं ये डिस्टेंस को मान लेता हूं, दिस विल बी r n, क्योंकि nth शेल की डिस्टेंस है ना, तो मेरे को प्रिसाइसली बताना पड़ेगा दिस विल बी r n। ये डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है, ये पूरी डिस्टेंस है r n। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कोई मास पूछे तो बोलेंगे बहुत हल्का मास है, लेकिन हल्का मास है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसको इग्नोर कर दिया जाए फिलहाल के लिए, उसको मानना पड़ेगा। तो हम उसको मान लेंगे कितना? m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो E इज द इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है, v इसकी वेलोसिटी है, rn दूरी से वो न्यूक्लियस से डिस्टेंस पे दौड़ रहा है, जहां वो शेल नंबर जो उस इलेक्ट्रॉन का है वो nth शेल है। ये डेटा भी मैंने आपको बता दिया है कि ऐसा मेरे पास सामने है, और अब मैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल एनर्जी निकाल रहा हूं। और हाल फिलहाल उस टोटल एनर्जी को निकालने के लिए जो दो एनर्जी का इस्तेमाल होता है, यानी कि दो एनर्जी ऐड होती है, उसमें मैं पहली एनर्जी निकाल रहा हूं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो मैं सीधा सीधा पहले निकाल रहा हूं कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, बचपन से पढ़ते आने। देखो बढ़िया बात है, हाफ एम वी स्क्वायर। और वेलोसिटी किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की होगी, जाहिर सी बात है। मतलब ये वाला जो वी है यही वी है यहां पर हाफ एम वी स्क्वायर में। हाँ बिल्कुल सही सर, यही वाला वी है। तो एक काम करते हैं अपन इस वी को वीई बोल देते ही, कंफर्म करने के लिए कि ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। तो दिस इज वीई। तो यहां पर भी जो मैं वेलोसिटी रखूंगा वो कौन सी रखूंगा? वीई रखूंगा। तो दिस विल बी हाफ एम वीई का स्क्वायर। ये हो गई मेरी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको मैं एक डब्बे में बनाकर बढ़िया से रख लेता हूं। ये हो गई मेरी काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम वी स्क्वायर होती है, लेकिन वी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, तो मैंने वीई स्क्वायर लिख दी, जस्ट ये बताने के लिए कि वो जो वेलोसिटी वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। अब आगे बात करते हैं। अब बच्चों आपको याद हो तो रेडियस के जब मैं डेरिवेशन करा रहा था, रेडियस को फाइंड करने का, ये जो आर एन का डिस्टेंस होता है ना, ये डिस्टेंस फाइंड करने का, तो मैंने वहां पर आपको एक बात बोली थी, और वो बात ये थी कि जब हम किसी एटम की बात करते हैं तो किसी भी एटम में दो तरीके के फोर्स लगते हैं। एक फोर्स लगता है बाहर की तरफ,
जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, जो सेंट्रीफ्यूगल होता है, और एक होता है अंदर की तरफ जो सेंट्रीपेटल होता है। एक होता है अंदर की तरफ, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर, जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है। तो दिस फोर्स इज नथिंग बट इट्स अ सीपी, दैट इज सेंट्रीपेटल फोर्स। और चूंकि इलेक्ट्रॉन ना बाहर भागता है ना अंदर भागता है, इसका मतलब बाहर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल और अंदर लगने वाला सेंट्रीपेटल दोनों बराबर है, मतलब दोनों फोर्स इक्वल है, बस उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, जिससे वो एक दूसरे को म्यूचुअली कैंसिल कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन पर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा, जिसके कारण ना इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है और ना इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है। अब मुझे बस ये देखना है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये कौन सा फोर्स है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें पता है, दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ये फोर्स लगता है। और ये फोर्स चूंकि अंदर लगने वाले सेंट्रीपेटल फोर्स के इक्वल है, तो अंदर कौन सा फोर्स लग रहा है, अंदर लग रहा है कूलम्बिक फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब जो सेंट्रीपेटल फोर्स है इस केस में, दैट सेंट्रीपेटल फोर्स इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो दो चार्जेस के बीच में लगता है। सो दैट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये फोर्स कैसे निकलेगा, कूलम्बिक फोर्स, कूलम्स के लॉ से हिसाब से। कूलम का लॉ क्या कहता था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही कहता था। अब यहां पर K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, Q1 क्या है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज, Q2 क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज, R क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो फिर इसी फॉर्मूले को रीराइट करके हम क्या लिख सकते हैं, K न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा, जितने प्रोटॉन होंगे और हर प्रोटॉन के बराबर का ई के बराबर का चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सिर्फ अंतर क्या होता है, साइन का, एक प्लस है एक माइनस है, प्रोटॉन प्लस है और इलेक्ट्रॉन माइनस है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है। तो मैं उसको जेड ई बोल देता हूं, जहां ई कुछ नहीं है, वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम की वैल्यू है। जेड क्या है, कितने प्रोटॉन से, क्योंकि मुझे प्रोटॉन नहीं पता ना। क्यों नहीं पता मुझे प्रोटॉन, क्योंकि मुझे ये एटम ही नहीं पता ये किसका एटम है। क्योंकि बोहर का जो मॉडल है वो हाइड्रोजन पे भी लागू होता है और हाइड्रोजन जैसे एटमों पे भी लागू होता है। अब जब जैसे एटमों की बात आएगी तो उसमें हीलियम प्लस भी आ सकता है, लिथियम 2 प्लस भी आ सकता है, बेरिलियम 3 प्लस भी आ सकता है, ऐसे सारे एटम भी आ सकते हैं, क्योंकि इन सबके अंदर भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो फिर इन सबके लिए तो Z अलग अलग होगा ना, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या तो सबके लिए अलग अलग है। तो Z की वैल्यू मुझे नहीं पता, इसलिए मैं उसको Z को Ze बना रहने देता हूं, एंड Ze विल बी द चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो ये टोटल चार्ज आएगा Ze, जो कि प्रोटॉन के ऊपर का चार्ज होगा, इनटू के, ये Q1 हुआ, अभी सिर्फ ये Q1 हुआ, और Q2 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज, तो वो तो E होता ही है, तो ये Q2 हो गया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी कि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है, आर एन है, तो दैट विल बी इक्वल टू आर एन स्क्वायर, सो दैट विल बी आर एन स्क्वायर। ये कौन सा फोर्स है, ये वो फोर्स है जिससे वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींच रहा है, और बाहर की तरफ कौन सा लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल। वो सेंट्रीफ्यूगल कितना है, mv स्क्वायर बाय आर। तो मतलब ये mv स्क्वायर बाय आर और ये वाला जो टोटल फोर्स है, ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि बाहर लगने वाला mv स्क्वायर बाय आर और अंदर लगने वाला सेंट्रीपेटल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्म में लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रूप में लग रहा है, वो क्या है, के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, पहले भी हम कर चुके हैं, तो ये दोनों फोर्स इक्वल हो गए। करना क्या है, आर से आर को उचका दो, तो भैया हमने आर से आर को उचका दिया, ये देखो ये आर और ये एक आर उचक गया, और कुछ उचकेगा नहीं, उचकेगा। अब हमारे पास mv स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, लेकिन हमें mv स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें हाफ mv स्क्वायर चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो एक काम करते हैं, इसी एक्सप्रेशन में दोनों तरफ हाफ का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दिया और 1/2 यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ये 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये बन गई क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू के
जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। क्या आ गया फाइनल एक्सप्रेशन? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। तो हमें पहला एक्सप्रेशन मिल गया काइनेटिक एनर्जी का, जो क्या होता है? के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। सो दिस विल बी के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास? के जेड ई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया क्या? के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। किसकी एक्सप्रेशन है ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है। अभी सिर्फ मैंने एक्सप्रेशन निकाले, मुझे वैल्यू नहीं निकालनी। वैल्यू चाहूं तो मैं आर की वैल्यू को रख के निकाल सकता हूं। आर का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देखा है 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम में, तो वो वैल्यू हम यहां पर रख सकते हैं। लेकिन अभी मुझे नहीं रखना, क्योंकि मेरा एक्सप्रेशन जो चाहिए मुझे वो टोटल एनर्जी का चाहिए। क्या चाहिए? टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन चाहिए। ये तो अभी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी के बाद अभी मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा और फिर दोनों को ऐड करके टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालूंगा और फिर आपकी एक कांस्टेंट लगाकर एक पर्टिकुलर वैल्यू भी बता दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल ये काइनेटिक एनर्जी है। संपट पड़ी अपने को ये बात, ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर कोई पूछे किसी भी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो किसी भी एटम में किसी भी शेल में दौड़ रहा है, तो बोलना सर काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी वो के जेड ई स्क्वायर बाय 2r होगी। ये उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी जो किसी जेड एटम में, जेड एटम मतलब उसका एटॉमिक नंबर आपको लिखना पड़ेगा जेड की जगह। जैसे अगर हीलियम में तो 2 लिखना पड़ेगा, लिथियम में तो 3 लिखना पड़ेगा, अपॉन 2r, वेयर r इज नथिंग बट इट्स अ डिस्टेंस। और यहां 2r नहीं लिखते, यहां हम एक काम करते हैं rn लिख देते हैं, क्योंकि हमने जो डिस्टेंस नापी है वो rn में नापी है। सो द फाइनल एक्सप्रेशन विल कंटेन rn। तो यहां पर भी मैं rn लिख देता हूं। सो दिस विल बी 2rn। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये चीज डिस्टेंस, आप दोनों तरफ डिस्टेंस जो है वो rn के टर्म्स में लेकर चलना। सो दिस विल ऑल्सो बी rn। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आर भी लेना चाहो तो ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि हम nth शेल की बात कर रहे हैं इसलिए हम rn बोलते हैं उसको, कि nth शेल का रेडियस है वो। तो ये rn जो होगा वो nth शेल का रेडियस होगा। अगर आपको यहां पर पता है कौन सी शेल में है तो आप n की जगह वो रेडियस की वैल्यू लिख सकते हो। सेकंड शेल में तो उसकी रेडियस की वैल्यू लिख सकते हो, थर्ड शेल में तो उसकी रेडियस की वैल्यू लिख सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये एक्सप्रेशन अभी तक किसका आया? काइनेटिक एनर्जी का। अभी किसका बचा है? पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन बचा है। हम आते हैं उस पर, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। अब देखें स्टूडेंट, ये हो गया हमारे पास किसका? काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। अब हम किसका निकालने वाले हैं? अब हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। पोटेंशियल एनर्जी के लिए अब हम कुछ बात समझेंगे, और वो बात क्या है यहां पर देखेंगे फिर से। सो नाउ विल गोइंग टू कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अब हम निकालेंगे, ठीक है? कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी अब हम निकालेंगे, ठीक है? अब पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो पहली बात तो UN से डिनोट किया जाएगा। लेकिन होगा क्या? वो पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या बॉडी के अंदर? देखो, जब किसी एटम की बात आप करते हो बच्चों, किसी भी एटम की आप मुझसे बात करो, तो उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ दूरी पर है न्यूक्लियस से। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है जो कितनी दूरी पर है? जैसे कि पहले बताया था, Rn दूरी पर है इस न्यूक्लियस के सेंटर से। Rn दूरी पर है ये न्यूक्लियस के सेंटर से, ठीक है? तो हमने कहा बढ़िया बात है भैया, Rn दूरी पर है तो वो
ठीक है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि इस इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ एनर्जी स्टोर्ड होगी? सोचो जरा, क्यों स्टोर्ड होगी? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इस पर एक नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। वो तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन गोल चक्कर में घूम रहा है, और अगर गोल चक्कर में घूम रहा है तो अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स लगना चाहिए था किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, वो घूमने की वजह से बाहर की तरफ लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल हो जाता है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड एनर्जी शेल में कंटिन्यूअसली घूमता रहता है। इसलिए माना जाता है कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है वो अल्टीमेटली न्यूक्लियस की तरफ नहीं गिरता, न्यूक्लियस की तरफ नहीं चिपकता, क्योंकि वो हमेशा एक कंटिन्यूअसली सर्कुलर मोशन में रहता है, और फिजिक्स के हिसाब से हर सर्कुलर मोशन में बॉडी पर एक बाहर की तरफ से फोर्स लगता है। इसका एक्सपीरियंस तुम भी कर सकते हो, जैसे तुम फुगड़ी खेलो, खेला वो, पता नहीं उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वो फुगड़ी खेलो और झूलो एकदम एकदम गोल 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 गोल, और मान लो बीच में से हाथ छूट जाए, मजा आ जाएगी फिर तो। मतलब बीच में से हाथ छूट जाए तो तुम कहां गिरोगे? सर्कल के अंदर गिरोगे, जिस सर्कल के अराउंड तुम रोटेट कर रहे थे, या तुम सर्कल के बाहर गिरोगे? सर्कल के बाहर गिरोगे। क्यों? क्योंकि जब तुम सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हो तो तुम्हारी बॉडी पर एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है जो सर्कुलर ट्रैक से बाहर तुम्हें फेंकने की कोशिश करती है। वो तो क्या हुआ, तुमने किसी अपने पार्टनर का हाथ पकड़ा हुआ था, इसलिए तुम बाहर तब नहीं जा रहे थे जब तक हाथ पकड़ा हुआ था, जैसे ही हाथ छूटा तुम बाहर गिर गए। मतलब सर्कुलर मोशन में हर बॉडी पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, और वही फोर्स इलेक्ट्रॉन पे भी लग रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर वो फोर्स इसलिए नहीं दिखाई देगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आते हुए दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर अंदर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है, क्योंकि उसका न्यूक्लियस के प्रति एक अट्रैक्शन भी है। क्लियर हो गई बात? लेकिन अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये सर्कुलर पाथ में नहीं मूव कर रहा, मान लो ये रुका हुआ है, तो तुम मानोगे कि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन सर एक डाउट है। हाँ पूछो, क्या डाउट है? सर न्यूक्लियस भी तो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, मतलब सर न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन ही क्यों आएगा? न्यूक्लियस भी तो इलेक्ट्रॉन की तरफ जा सकता है। बिल्कुल सही बोला, क्योंकि अट्रैक्शन तो दोनों तरफ लगेगा। लेकिन मेरे को यह बताओ, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में कौन भारी है? सर न्यूक्लियस भारी है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन है और प्रोटॉन का वजन ज्यादा होता है। तो फिर अगर दो चीजें, एक हल्की और एक भारी चीज है, उस पर दोनों एक दूसरे से सेम फोर्स लगाए, तो कौन खिंच जाएगी? हल्की चीज की भारी चीज? सर हल्की चीज। इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के प्रति खिंच जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ खिंचेगा, न्यूक्लियस कहीं नहीं जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब आगे ये डाउट था तुम्हारे मन में जो आता है वो मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन गोल नहीं घूम रहा, तो मानते हो कि इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा जिस फोर्स से वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। लेकिन तुमने क्या किया, उसको दूरी पर कुछ रखा है। मतलब अगर तुमने इसको कुछ दूरी पर रखा है तो इसके अंदर वो फोर्स जो तुमने इसके अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर के काम किया है, वो काम या फोर्स जो लगाई है, वो फोर्स उसके अंदर वर्क के रूप में, एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाएगी। वो काम फोर्स नहीं होगी, वो तो फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो वर्क बनाएंगे, वो वर्क के अगेंस्ट में इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड होगी। ये हर वो बॉडी में होता है जो अगेंस्ट दी नेचुरल वर्क काम करती है। अगेंस्ट दी नेचुरल वर्क का एक एग्जांपल और देता हूं बच्चों। जैसे रबर बैंड लो, आप रबर बैंड को आप खींचते हो, क्या वो खींचना चाहती थी? नहीं। अगर वो खुद से खींचना चाहती तो तुम्हारी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती, वो पहले ही खुद खींच जाती। लेकिन तुम रबर बैंड को पकड़ते हो, उसको मैक्सिमम स्ट्रेच कर देते हो। इतना खींच दिया तुमने एक रबर बैंड को। पता है, जब तुमने इस रबर बैंड को खींचना शुरू किया और खींचते रहे, उस हर एक क्षण में, हर एक पल में उस रबर बैंड के अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड होती जा रही थी। उस रबर बैंड के अंदर हर एक क्षण, हर एक पल एक एनर्जी स्टोर्ड होती जा रही थी।
किस रूप में? उस रबर बैंड की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। क्यों हो रही थी? क्योंकि तुमने उसके अगेंस्ट द स्ट्रेचिंग नेचर वर्क किया। उसका स्ट्रेचिंग करने का नेचर नहीं था, लेकिन तुमने उसके अगेंस्ट में जाकर काम किया। वो नहीं चाहती थी स्ट्रेच करना, लेकिन तुमने उसके अगेंस्ट में जाकर काम किया, तो उसके अंदर उसने एनर्जी स्टोर कर ली। अब इस रबर बैंड, जो खिंची हुई रबर बैंड है, इसके अंदर एनर्जी है। प्रमाण दूं? मतलब बताऊं कि कैसे इसके अंदर एनर्जी है? छोड़ दो रबर बैंड को, खटाका लगेगी हाथ में। समझ में आया कि नहीं आया? संपट पड़ी कि नहीं पड़ी बात? ये जो रबर बैंड वापस गई, ये कैसे चली गई? और एकदम से रिकॉइल हुई, वापस एकदम से भगी। कैसे भगी? क्योंकि भैया उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर थी वो बहुत ज्यादा थी, और उस एनर्जी के दम पर वो आगे चली गई। क्लियर हो गया? ये एनर्जीज होती हैं, ये स्प्रिंग में भी देखने को मिलेगी। स्प्रिंग को भी आप खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ, जरूरी नहीं खींचो, स्प्रिंग को तो कंप्रेस भी कर दोगे तो भी अगेंस्ट द वर्क काम करोगे, उसके अगेंस्ट द नेचर काम करोगे। और जब भी आप इसके अगेंस्ट द नेचुरल नेचर काम करोगे, आप नेचुरल वर्क के उसमें काम करोगे, तो आप समझना उस बॉडी के अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड होगी, और उस बॉडी के अंदर स्टोर्ड होने वाली उसी एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। संपट पड़ी मेरी बात? यह होती है पोटेंशियल एनर्जी। वही पोटेंशियल एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के अंदर भी स्टोर्ड होगी। कैसे होगी? सोचो, देखो यहां पर देखो, ये रहा न्यूक्लियस, मान लो ये वाला मैं आपको बता रहा हूं, नीचे जो मैंने डायग्राम बनाया उसको समझा रहा हूं। ये रहा न्यूक्लियस, और मान लो इसी पर एक इलेक्ट्रॉन चिपका हुआ है। ये रहा इलेक्ट्रॉन भैया, इस पर चिपका हुआ है। इलेक्ट्रॉन चिपका हुआ ही रहेगा। मान लो थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन चिपका हुआ है। एटम में नहीं होता ऐसा, लेकिन मैं मान लेता हूं कि अगर मान लो ये एटम नहीं होता, ये सिर्फ दो चार्ज होते, एक प्लस और एक माइनस, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, तो ये चिपके हुए रहते। अगर ये एटम नहीं होता थोड़ी देर के लिए, ऐसा मान लो, तो ये ऐसे चिपके हुए होते। मतलब एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हो, ये दोनों बिल्कुल चिपके हुए होते। अब मैंने क्या काम करा भैया, अपन ने इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, एकदम पकड़ा इसके ऐसे, और इसको खींच कर ले गया ऐसे। इसको ऐसे खींचते हुए लेता जा रहा हूं, इसको ऐसे खींचता हुआ लेता जा रहा हूं। मैं ताकत लगा रहा हूंगा? हां, मैं लगा रहा हूंगा ताकत। पूछो क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते भैया। ये बहुत प्रेमी परिंदे हैं, ये दोनों के अंदर इतनी चाहते हैं, बोलते हैं दुनिया वाले हमको अलग ही नहीं कर सकते। फिर मैं आया विलन पूरी फिल्म में, और मैंने क्या करा, इस इलेक्ट्रॉन की गर्दन पकड़ी और इसको खींच के अलग करने लगा। मेरे को ताकत क्यों लगानी पड़ी? पूछो क्यों ताकत लगानी पड़ी? क्योंकि एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे, तो उनकी चाहत के अगेंस्ट में मैंने काम किया। उनकी जो चाहत थी उसके अगेंस्ट में मैंने काम करा और दोनों को दूर करने की कोशिश करी। तो भैया मैंने खींचा और इलेक्ट्रॉन को एक डिस्टेंस तक खींच दिया। अब बताओ, इस इलेक्ट्रॉन पर मैंने जो ताकत लगाई, क्या वो उस इलेक्ट्रॉन के अंदर उसकी एनर्जी के रूप में स्टोर होगी? बिल्कुल होगी। किस एनर्जी के रूप में स्टोर होगी? वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगी, क्योंकि मैंने इस इलेक्ट्रॉन को खींच दिया। कहां तक खींचा? Rn दूरी तक खींचा, Rn दूरी तक खींचा। ये देखो Rn दूरी, इतनी डिस्टेंस तक खींचा। तो इतनी डिस्टेंस तक खींचा तो 100% मैंने इस इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ एनर्जी स्टोर कर दी। कौन सी एनर्जी स्टोर कर दी? पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट लो एक बार, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। स्क्रीनशॉट लो एक बार। तो अब बच्चों अपने को क्या समझ में आ गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जिस पर मैंने ताकत लगाई, उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई। मैंने काम किया और उस काम के बदले में उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई, जिसको हम बोल देंगे उस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन के नेचर के अगेंस्ट में मैंने काम किया। उसका नेचर क्या था? अट्रैक्ट होना, पास आना। मैंने उसके अगेंस्ट में काम किया, उसको दूर ले गया, तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई, वो हो गई पोटेंशियल एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी है जो न्यूक्लियस से Rn डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है। क्लियर हो गया? वो रोटेट कर रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी हम लोगों ने मान लिया कि उसके अंदर एक एनर्जी है। अब सवाल यह है कि ये एनर्जी जिसको मैं पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूं, ये कितनी है, ये कैसे निकालेंगे? तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ वर्क। मैंने तो वर्क किया जो उसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ, और मेरे द्वारा किए गए वर्क की वैल्यू ही उसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हुई होगी। क्योंकि देखो, एक चीज याद रखना, वर्क और एनर्जी एक ही चीज होती है। मैं जितना काम करूंगा वो इस बात पे निर्भर करेगा कि मेरे अंदर कितनी एनर्जी है। क्लियर हो गई बात?
और अगर मैं काम कर रहा हूं किस पर, इलेक्ट्रॉन पर, तो मैं अपने अंदर से एनर्जी निकाल रहा हूं, लेकिन वो एनर्जी जा कर रही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मेरे अंदर की एनर्जी कहीं तो ट्रांसफर हो रही होगी, वो उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो रही है। क्लियर हो गया? तो मेरे द्वारा किया गया वर्क ही उसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो रहा है। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वर्क डन ऑन दैट इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? सो इट विल बी इक्वल टू वर्क डन ऑन दैट इलेक्ट्रॉन। अब सवाल यह बच्चों कि वो जो वर्क डन है वो कितना है? तो वर्क का फॉर्मूला हमको पता है, फिजिक्स ने, बचपन की फिजिक्स ने, 10th क्लास की फिजिक्स ने हमें क्या बताया? वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यह वर्क का फॉर्मूला होता है। अब मेरे को बताओ फोर्स कितना है? वही फोर्स है जिससे ये अट्रैक्ट कर रहे थे, उसी के अपोजिट नेचर का फोर्स मैंने इन पे लगाया होगा इनको दूर करने के लिए। मतलब जो फोर्स से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, उसी के अपोजिट फोर्स तो मैंने सेम मैग्नीट्यूड का लगाया इनको दूर करने के लिए। संपट पड़ी बात? जितने फोर्स से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहते थे, मैंने उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया इनको दूर करने में, बस डायरेक्शन अपोजिट लगाई होगी ताकि वो दूर हो जाए। अब सोचो कौन सा फोर्स लगा होगा? इनके अट्रैक्शन का कौन सा फोर्स था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मैंने भी दूर करने के लिए मैग्नीट्यूड वाइज तो उतना ही फोर्स लगाया है। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कूलम लॉ के हिसाब से, जहां Q1 क्या है? न्यूक्लियस के अंदर का चार्ज। Q2 क्या है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज। आर स्क्वायर क्या है? जितनी डिस्टेंस उन दोनों के बीच में रखी है मैंने, तो ये आर स्क्वायर उस पर लग रहा है। तो मतलब अगर मैं Q1 और Q2 को बदल दूं तो इट विल बी ZE, न्यूक्लियस के ऊपर का चार्ज, क्योंकि उसके अंदर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि वो कोई भी एटम हो सकता है, इंटू E, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज, ये वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम भी है, डिवाइडेड बाय Rn का स्क्वायर, क्योंकि मैंने इनको Rn दूरी पर फेंक दिया है, इंटू, ये तो फोर्स हो गया था सिर्फ, इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है भैया? कितना दूरी तक ले गया हूं? Rn दूरी तक ले गया हूं, तो इंटू Rn, तो ये Rn इंटू कर दिया मैंने। क्या करना है? Rn से Rn को उचका दो, तो एक Rn से ये पूरा Rn उचक गया, तो नीचे सिर्फ एक Rn बचा है। अब अगर मैं इसको सही ढंग से लिखूं तो वर्क का मेरे पास फॉर्मूला आ गया, तो वर्क विल बी इक्वल टू, यहां पर लिख रहा हूं मैं, वर्क विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन, के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन। क्लियर हो गया? लेकिन ये जो फोर्स था, ये नेचुरल कैसा था? टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। मैंने क्या लगाया? अगेंस्ट द नेचर। मैंने इसको अपोज किया, तो अपोज करने के दौरान मैंने फोर्स की वैल्यू तो सेम रखी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रखी। तो अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगता तो पॉजिटिव है, तो मैं इसको ऐसे ले गया इलेक्ट्रॉन को अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर मेरा जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मुझे मेरे एक्सप्रेशन के आगे माइनस लगाना पड़ेगा, वही माइनस यहां पर भी आएगा। सो वर्क विल बी इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन, और ये वर्क जो है यही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन। क्लियर हो गया? सो फाइनली मुझे पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल गया, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन। और यहां पर भी मैं आर एन लिख दूंगा, जो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था, क्योंकि यहां पर भी मैंने के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r लिखा है, बट इट शुड बी आर एन। आर की जगह हम आर एन लेकर चल रहे हैं, बस इतना फर्क है। यह हमारा आ गया बच्चों कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन। यह आ गया हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। दोनों को क्या करना है? सिंपल ऐड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी हो गई के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 आर एन, पोटेंशियल एनर्जी हो गई
माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन। क्लियर हो गया? ये हो गई काइनेटिक, ये हो गई पोटेंशियल। दोनों को ऐड कर देते क्योंकि दोनों में जो टर्म्स है वो सेम है, तो सीधा सीधा ये दोनों ऐड हो जाएंगे। करता हूं मैं ऐड। उससे पहले जो पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन मैंने आपको समझाया है और बताया है, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। उसके बाद मैं ये इरेज करके दोनों को ऐड कर दूंगा। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तो यहां पर अब हमारे पास दोनों एनर्जी के एक्सप्रेशन आ गए, काइनेटिक के भी आ गए, जो के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 RN है पॉजिटिव का, और पोटेंशियल एनर्जी का आ गया जो के जेड ई स्क्वायर अपॉन RN है सिर्फ, वो भी नेगेटिव का। इनके साइंस को कंसीडर करके मुझे इनको ऐड करना पड़ेगा, तो मैं ऐड कर देता हूं। सो अब देखो टोटल एनर्जी, अब मजा आएगी। टोटल एनर्जी देखो। सो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन। के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन प्लस माइनस ऑफ 2RN प्लस माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये पूरा माइनस आ जाएगा बीच में। अब देखो ये के जेड ई स्क्वायर बाय 2RN है और ये के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन है, मतलब इसमें कॉमन चीज क्या है? के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन, ये चीज तो कॉमन है ना, के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन, और यहां पर भी के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन है। बस ये के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन का हाफ है, क्योंकि यहां नीचे डिवाइड बाय 2 भी चल रहा है, ये नीचे आपका डिवाइड बाय 2 भी चल रहा है। तो आधा माइनस पूरा, ये हाफ है, माइनस ये पूरा 1 है, तो आधा माइनस पूरा, आधा माइनस 1, आधा माइनस 1 माइनस आधा। क्लियर हो गया? हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, तो मतलब -1/2 आएगा ऑफ दिस वैल्यू जो मैंने सर्कल करी है। तो क्या हो गई टोटल एनर्जी? सो द टोटल एनर्जी विल बिकम -1/2 of kz e square upon Rn. So this will become -1/2 of kz e square by Rn, or you can simply call it minus kz e square by Rn. ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, माइनस kz e square by Rn, जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव एज अ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो ये टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम होगी, जो माइनस हाफ ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन होगी, और वी कैन से इट माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2RN। सो माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2RN, बाय 2RN नीचे आएगा। सो ये आपका एक्सप्रेशन होगा माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2RN, और वी कैन से माइनस हाफ ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन, क्योंकि ये हाफ था पॉजिटिव का और ये 1 था नेगेटिव का, तो 1/2 -1 इज -1/2, तो ये -1/2 पहले आ गया ऑफ दैट दिस वैल्यू। दिस वैल्यू इज व्हाट? kz e स्क्वायर बाय आर एन। सो -1/2 इंटू kz e स्क्वायर बाय आर एन। ये अभी एक्सप्रेशन आया है। अभी हम इसकी एक और सिंप्लीफाई वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी भी टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो रेडियस पे निर्भर कर रहा है। बट ठीक है, ये एक्सप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई जगह पूछा जाएगा, तो हम इस एक्सप्रेशन को भी यहां रखते हैं। लेकिन अगर आपको आर को हटाना है, रेडियस के रिस्पेक्ट में अगर आपको एक्सप्रेशन नहीं निकालना है, तो हम इसको थोड़े चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप ये एक्सप्रेशन लिख लो। कई बुक्स में आपको दिखेगा एक्सप्रेशन जो होगा वो टोटल एनर्जी का बहुत सिंपल होगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर भी लिख देंगे, बाय 2R भी लिख देंगे ऐसा। Rn नहीं लिखा, उन्होंने आर लिख दिया, चलेगा। हमने Rn मानकर चला था अपना रेडियस, अगर आप R मान के चलते हो तो फिर एक्सप्रेशन में आपके R ही आएगा। लेकिन मेरा ये मतलब आपसे रिकमेंडेशन है कि आप Rn मानकर चलो, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी रेडियस किस शेल के लिए निकालनी है, पहली शेल के लिए, दूसरी शेल के लिए, वो अभी नहीं बताया। क्वेश्चन में वो बताएंगे, न्यूमेरिकल में वो बताएंगे, तब हम वो वैल्यू प्रिसाइसली रख लेंगे। लेकिन और एल्स हम इसको Rn मानकर चल सकते हैं। अगर आप R मान के चलोगे तो बुक में आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा, कोई फर्क नहीं है। बस
आर एन जहां मैंने लिखा है वहां पर आर लिखा होगा, तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको इसके दूसरे तरीके बताता हूं जिसमें आप लिख सकते हो आर को हटा के। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। सो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ आर एन। ये एक्सप्रेशन अपन को मिल चुका है अभी तक किसका? टोटल एनर्जी का। ठीक है, ये एक्सप्रेशन अभी तक हमने निकाल लिया है। अब हम बच्चों क्या कर सकते हैं, इसमें रेडियस के वैल्यू को रख सकते हैं। मतलब रेडियस का जो एक्सप्रेशन है ना, जो हमने एक अलग वीडियो में देखा था, रेडियस को डिराइव करके देखा था कि उसके एक्सप्रेशन और उसकी वैल्यू क्या आती है, तो उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम यहां यूज कर सकते हैं। क्या था वो एक्सप्रेशन, अगर आपको याद हो तो आर एन इज इक्वल टू 0.529 इंटू 10⁻⁻10। अब आप सोचोगे 10⁻⁻10 नहीं था, मुझे मालूम है वहां पर नहीं था, क्योंकि वो जो एक्सप्रेशन था वो मैंने एंगस्ट्रॉम में लिखा था। मतलब उसमें जो रेडियस निकलता वो एंगस्ट्रॉम में निकलता, लेकिन मैं यहां पर एसआई यूनिट में निकालना चाहता हूं क्योंकि मुझे एनर्जी एसआई यूनिट में चाहिए, तो इसलिए मैं उसको मीटर में लिखूंगा। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, तो मैंने 10⁻⁻10 को यहां मल्टीप्लाई कर दिया इंटू एन स्क्वायर बाय जेड मीटर। अब ये मीटर में आ गया। क्या करें इस वैल्यू को, ये जो रेडियस की वैल्यू है इसको हम यहां पर रखते हैं इस आर एन की जगह पर, इसकी जगह पर। तो क्या एक्सप्रेशन बन गया, आप देखो, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ आर एन, दैट इज 0.529 इंटू 10⁻⁻10 इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड है, तो वो डिवाइड बाय जेड ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाइड बाय जेड हो जाएगा। ये जेड हो गया और ये यहां पर खत्म। अब जो टोटल एनर्जी आएगी वो आपकी एसआई यूनिट में आएगी, तो ये आपका टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई हम कर दें तो क्या होगा, माइनस के जेड इंटू जेड, दो जेड है ना मल्टीप्लीकेशन में, तो जेड स्क्वायर हो गया। दिस इज जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.529 इंटू 10⁻⁻10 एन स्क्वायर। अब देखो यहां पर क्या क्या कांस्टेंट, क्या क्या चीजें हैं जो कांस्टेंट है, कौन कौन सा एक्सप्रेशन है जो यहां पर कांस्टेंट है। देखो के कांस्टेंट है, Z वेरिएबल है, Z क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा आइटम है तो Z वेरिएबल है। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, तो K कांस्टेंट हो गया, E कांस्टेंट हो गया। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। 2 कांस्टेंट है अपने आप में, 0.529 इंटू 10⁻⁻10 कांस्टेंट है। जब आप ये सारे कांस्टेंट को रखोगे, तो आपको टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन मिलेगा। टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू -21.8 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻19 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इन जूल्स फॉर ईच एटम। सो दिस इज जूल पर एटम। ये आपकी वैल्यू बनेगी, दैट इज टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू -21.8 इंटू 10⁻⁻19, दिस इज -19 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इन जूल पर एटम। तो ये आपकी जूल पर एटम में वैल्यू बन गई। इसको और तरीके से भी लिख सकते हो आप, और किसी यूनिट में अगर आपको लिखना है तो एक और वैल्यू होती है टोटल एनर्जी की, दैट इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, बट ये वैल्यू आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, क्योंकि जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन हम पहले भी देख चुके हैं। मैं यहां पर आपको फिर से बता देता हूं, दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक जूल के बीच का रिलेशन है। अगर हम उस रिलेशन को रखें यहां पर तो आपको -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, दिस इज बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लियर हो गया। तो ये टोटल, और ये ज्यादा यूज होता है,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। आप चाहो तो जूल पर एटम भी यूज कर सकते हो, तो वो जूल पर एटम में भी आ जाएगा। इसके साथ एक और वैल्यू होती है जो हम आगे की एक्सप्रेशंस में बहुत जगह यूज भी करने वाले हैं, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिहाज से, बोहर थ्योरी के हिसाब से, इस टॉपिक के हिसाब से। वो है टोटल एनर्जी विल ऑल्सो बी इक्वल टू -1312 Z² बाय n² इन किलो जूल्स पर मोल। सो दिस इज किलो जूल्स पर मोल, मतलब एक एटम की नहीं, एक मोल एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी ये एनर्जी होगी। तो एक मोल एटम्स जो होंगे यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23, उन हर एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके पास ये एनर्जी होगी। एंड दिस एनर्जी इज गिवन इन किलो जूल्स। जूल्स में भी नहीं दे रहे, ये किलो जूल्स में दे रहे हैं। तो आपके पास अब हो गए टोटल 3 फॉर्मूले। एक एक्सप्रेशन हो गया, एक्सप्रेशन यहां पर आपके सामने यही आ गया था एक्सप्रेशन, तो ये तो आपका एक एक्सप्रेशन हो गया। उसके बाद ये पहला फॉर्मूला जो जूल पर एटम में यूज किया है, ये दूसरा फॉर्मूला जो हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में यूज किया है, और ये तीसरा फॉर्मूला जो हमने किलो जूल्स पर मोल में यूज किया है। तो ये अलग अलग फॉर्मूले हैं जो हमने यहां पर यूज किए, और ये सारे फॉर्मूले एक ही बात बोलते हैं कि टोटल एनर्जी एटम के अंदर क्या है, या एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास क्या है। और टोटल एनर्जी मतलब सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम करके आपके पास यह एनर्जी एक्सप्रेशन बनेगा। क्लियर हो गया? अब इस एनर्जी एक्सप्रेशन में कुछ खास बातें वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस एनर्जी के सारे एक्सप्रेशंस को ध्यान से देख लो, और इसको स्टार बना के अपनी कॉपी में भी लिख लो। ये तीनों एक्सप्रेशन लिख लो, क्योंकि तीनों काम के हैं। सबसे ज्यादा काम का ये सेकंड और थर्ड सबसे ज्यादा काम के हैं। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बात करते हैं। अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें से एक काम करता हूं, मैं थर्ड वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूं और उससे कुछ खास बात बताता हूं। सो इरेज करता हूं मैं सारी चीजें, और थर्ड वाला एक्सप्रेशन यहां पर लिख लेता हूं। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -1312 इंटू Z² बाय n² किलो जूल्स पर मोल, इन किलो जूल्स पर मोल। अब आप यहां पर देखो, चलो -1312 तो कांस्टेंट हो गया, Z जो हो गया वो एटॉमिक नंबर है, मतलब यहां पर Z क्या है, वो आपका एटॉमिक नंबर है। यानी कि आपको यह बताना पड़ेगा किस एटम के लिए आप निकाल रहे हो टोटल एनर्जी, तो आपका वो एटॉमिक नंबर उस एटम का यहां पर आएगा। एंड n विल बी द शेल नंबर, जो उस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा, जो उस इलेक्ट्रॉन की शेल होगी जहां पर वो घूम रहा है। तो दिस विल बी योर शेल नंबर। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, सो फॉर हाइड्रोजन जिसका Z क्या होता है 1, तो अगर हम Z को 1 रख दें तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू, पहली शेल के लिए -1312, Z की जगह तो 1 हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 1 का स्क्वायर अपॉन n²। अभी चलो n शेल के लिए निकाल लेते हैं, इन किलो जूल्स पर मोल, इन किलो जूल्स पर मोल। अगर मुझे पहली शेल निकालनी है, सो दिस इज फॉर फर्स्ट शेल, दिस इज फॉर फर्स्ट शेल। तो टोटल एनर्जी क्या हो गई, -1312 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, तो कुछ नहीं बचेगा, सिंपल किलो जूल्स पर मोल हो जाएगा। सेकेंड शेल के लिए अगर मैं निकालूं, सेकेंड शेल के लिए, सो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू -1312, Z तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, लेकिन n की वैल्यू 2 हो जाएगी, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा किलो जूल्स पर मोल। थर्ड शेल के लिए व्हाट विल इट बिकम, थर्ड शेल के लिए -1312 इंटू 1 का स्क्वायर, बट यहां क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर जो कि 9 हो जाएगा किलो जूल्स पर मोल। सो अगेन दिस इज किलो जूल्स पर मोल। फोर्थ शेल के लिए क्या हो जाएगा, फॉर फोर्थ शेल इट विल बी -1312 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, दैट इज 16,
दिस इज ऑल्सो इन किलोजूल्स पर मोल, सो दिस इज ऑल्सो इन किलोजूल्स पर मोल। ऐसे करते हुए ये सारे एक्सप्रेशंस आते जाएंगे। तो यहां पर भी मैं 2 का स्क्वायर लिख देता हूं, जिसको आप 4 कर लेना, तो ये सारे एक्सप्रेशंस आते जाएंगे। ये सारे हाइड्रोजन एटम के लिए, क्योंकि Z इसका 1 है। और अगर Z भी चेंज कर दो, किसी और की बात करो, तो वहां पर भी आप निकाल सकते हो। अब कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर हाइड्रोजन के पास तो एक ही शेल होती है। बेटा मैंने आपको क्या कहा था, याद है आपको, कि शेल कोई पहले से प्री प्लान्ड या प्री ऑर्गेनाइज्ड कोई जगह नहीं है कि जहां जो रखा हुआ है इलेक्ट्रॉन आएगा और बोलेंगे भैया इसमें दौड़ो। इलेक्ट्रॉन जहां दौड़ेगा वहां शेल बना लेगा। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे पास में जहां भी दौड़ सकता है वो पहली शेल होगी। उससे दूर जैसे ही वो गया, थोड़ी सी एनर्जी उसको देंगे, हो सकता है वो थोड़ी दूर दौड़ने लगे, है हाइड्रोजन के अंदर लेकिन थोड़ी दूर दौड़ने लगे, तो वो सेकंड शेल हो गई, फिर वो थर्ड शेल हो गई। ऐसे हर जगह पर एनर्जी, और यही एनर्जी जो है इसी की रिक्वायरमेंट होती है उनको अपनी शेल बदलने के लिए। क्योंकि हम देख चुके इलेक्ट्रॉन अगर एक पर्टिकुलर एनर्जी को गेन कर लेगा, तो पर्टिकुलर एनर्जी को गेन करने के बाद वो हायर एनर्जी के लेवल में भी जा सकता है, यानी कि ऊपर की शेल्स में भी जा सकता है। तो कितनी एनर्जी गेन करनी पड़ेगी वो कैसे पता चलेगा, जब ये पता चले कि भैया किस शेल में दौड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो हमें यह चीज यहां से पता चलती है, पहली शेल में दौड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, दूसरी शेल में दौड़ने के लिए इतनी चाहिए, तीसरी शेल में दौड़ने के लिए इतनी चाहिए, और चौथी शेल में दौड़ने के लिए इतनी चाहिए। और अगर आप हाइड्रोजन का केस नहीं ले रहे हो, किसी और एटम का ले रहे हो, तो फिर Z की वैल्यू 1 मत रखना, फिर वो रखना Z की वैल्यू जो उस एलिमेंट के लिए होगी। जैसे लिथियम रख रहे हो तो लिथियम के लिए Z की वैल्यू 3 होती है, तो आप लिथियम के लिए भी केस निकाल सकते हो। क्लियर हो गया बच्चों? तो इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर कुछ एनर्जी से रिलेटेड जो एक्सप्रेशन आ रहा है उससे रिलेटेड हम कुछ खास बात करने वाले हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था हमारा एक्सप्रेशन जो कि टोटल एनर्जी का था। अब इस टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन में एक और बात छुपी हुई है, उसको भी उजागर करते हैं। वो क्या है? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -1312 इंटू Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर किलो जूल्स पर मोल। जरूरी नहीं है आप यही एक्सप्रेशन लेकर चलो, मैं ये लेकर चल रहा हूं क्योंकि बुक्स में ज्यादातर यही एक्सप्रेशन यूज किया, बट बाकी आप 2 एक्सप्रेशन जो फर्स्ट और सेकंड वाले हैं वो भी यूज कर सकते थे। फिलहाल मैंने ये यूज कर लिया। और अगर आप माने इसमें कि थोड़ी देर के लिए मैं एटम को फिक्स कर देता हूं, मतलब मैं कोई एक एटम की निर्धारित बात कर लेता हूं, भले वो हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम हो, कोई सा भी एक एटम ले लेता हूं और उसको लेकर कुछ चीजें देखता हूं। तो जब मैंने बच्चों एटम फिक्स कर लिया तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि ये Z कांस्टेंट हो गया और ये तो है ही कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट हटा दो। जब कांस्टेंट हटाओगे तो टोटल एनर्जी जो टोटल एनर्जी आएगी वो प्रोपोर्शनल होगी -1/n स्क्वायर के। ठीक है, टोटल एनर्जी जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी -1/n स्क्वायर के। अब पहली बार तो देखने को, अच्छा ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन क्यों आया? क्योंकि कांस्टेंट हटा दिए। कांस्टेंट आ जाते थे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट जाता था, अब कांस्टेंट चले गए तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन वापस आ जाएगा। अब सवाल यह है कि ये एक्सप्रेशन से हमें पता क्या चल रहा है? टोटल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, माइनस में ये पता चल रहा है। पहली बार में ये एक्सप्रेशन देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि टोटल एनर्जी शेल से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और वो भी स्क्वायर में, एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर 2 में। मतलब जितना हम शेल से दूर होते जाएंगे एनर्जी उतनी इलेक्ट्रॉन की घटती जाएगी, क्योंकि n की वैल्यू बढ़ती जाएगी। पहली बार में तो देखने पर ऐसा लगता है, लेकिन फिर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन भूल जाते हैं जो कि है माइनस का। और ये माइनस का साइन पूरी कहानी को पलट देता है। तो शुरुआती दौर में जो हमें एटम में देखकर लग रहा था, एक्सप्रेशन को देखकर लग रहा था कि जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, पहले हम आए n इक्वल टू फर्स्ट शेल में, n इक्वल टू 1 शेल में, फिर आए n इक्वल टू 2 शेल में, फिर आए n इक्वल टू 3 शेल में। तो पहली शेल में मान लो एनर्जी है E1, पहली शेल में मान लेते हैं एनर्जी है E1, दूसरी शेल में एनर्जी है E2 और तीसरी शेल में एनर्जी है E3। तो पहली बार जो हमें देखकर लग रहा था कि जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, क्योंकि शेल की संख्या बढ़ेगी
शेल का नंबर बढ़ेगा तो उसके एक्सपोनेंशियल में टोटल एनर्जी घटनी चाहिए, लेकिन फिर हमारी नजर पड़ी किस पर? माइनस चार्ज पर। हमने कहा भैया यहां तो कहानी गड़बड़ है, क्योंकि यहां तो नेगेटिव लगा हुआ है, और नेगेटिव ने कहानी पूरी पलट दी। मतलब जो शेल के बढ़ने से टोटल एनर्जी घटनी चाहिए थी वो घट तो रही है, लेकिन नेगेटिव में घट रही है। नेगेटिव में मतलब समझ रहे हो? देखो पहली शेल के लिए एनर्जी अगर आपको याद हो तो मैंने निकाली थी पिछले एक्सप्रेशन में -1312 किलो जूल्स वाली एक्सप्रेशन में पर मोल हाइड्रोजन के लिए, और उसकी सेकेंड शेल के लिए क्या निकाली थी? देखो -1312 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, यानी कि डिवाइडेड बाय 4। थर्ड शेल के लिए मैंने क्या निकाली थी? -1312 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, यानी कि 9। अब आप देखो 1312 के आप डिविजन्स करते जा रहे हो और डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, जिससे डिवाइड कर रहे हो वो वैल्यू बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आप शेल में दूर होते जाओगे, मतलब ज्यादा शेल्स में आते जाओगे, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर होते जाओगे यानी कि ज्यादा शेल्स में आते जाओगे। लेकिन ये डिवाइडेड वैल्यू फाइनल वैल्यू को कम जरूर कर रही है, लेकिन कम किस में कर रही है? माइनस में कम कर रही है भैया। और माइनस में कम होना नहीं होता, बढ़ना होता है। जैसे पहले -1312 था, अब -1312 डिवाइडेड बाय 4 है, तो वैल्यू तो कम हो गई लेकिन वैल्यू माइनस में कम हुई है, और माइनस में कम नहीं होता, माइनस में कम बढ़ना होता है। मतलब ये वैल्यू एनर्जी की जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हो वैसे वैसे टोटल एनर्जी बढ़ती जा रही है, और एक्सट्रीमिटीज पर वो जीरो होगी, क्योंकि ये नेगेटिव में है टोटल एनर्जीज। अब ये टोटल एनर्जी नेगेटिव में क्यों, इसका एक अलग सिग्निफिकेंस है, उसका एक अलग वीडियो है जिसमें हम ये देखेंगे कि टोटल एनर्जी वाकई में नेगेटिव में क्यों है। लेकिन फिलहाल के लिए हम क्या समझ रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होंगे, जैसे जैसे शेल बढ़ेगी, वैसे वैसे उनके अंदर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी। खत्म बात। नेगेटिव में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट नेगेटिव में प्रोपोर्शनल है। तो शेल की संख्या से कम होगी वैल्यू, लेकिन नेगेटिव में कम होगी, और नेगेटिव में कम होना नहीं होता, बढ़ना होता है। जैसे मान लो पहले कोई -20 पे था, तो -20 से -15 आ गया, -10 आ गया, -8 आ गया, -5 आ गया, तो ये वैल्यू घट नहीं रही, ये बढ़ रही है, क्योंकि -20 और -15 में -15 बढ़ा है, -15 और -10 में -10 बढ़ा है, तो ये वैल्यू बढ़ रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एनर्जी लेवल है वो E3 का सबसे ज्यादा है, उससे कम E2 का है, और सबसे कम E1 का है। ये एनर्जी लेवल होगा। सो E3 उससे कम E2, उससे कम सबसे कम E1, ये एनर्जी लेवल है। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम दूर जाएंगे जो एनर्जी होगी वो बढ़ती जाएगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो सबसे जितना बाहर जाओगे एनर्जी बढ़ेगी, और एक टाइम आएगा जब वो जीरो हो जाएगी, मतलब आगे और एनर्जी आएंगी, बढ़ती जाएंगी, नेगेटिव में बढ़ रही है, तो अल्टीमेटली एक पॉइंट आएगा जहां जीरो हो जाएंगी। ये मैक्सिमम वैल्यू है, और जीरो के बाद वो इलेक्ट्रॉन मुक्त है। अब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की पकड़ में नहीं है। अब आप हल्की सी एनर्जी भी दोगे तो वो तुरंत एटम से बाहर आ जाएगा, जिसको आप आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हो। वो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी? एटम से इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से निकाल लेगी। वो किस पॉइंट पे निकालेगी? जिस पॉइंट पर एनर्जी इलेक्ट्रॉन के अंदर की जीरो होगी। क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो किस वजह से, वो न्यूक्लियस उसको होल्ड करके रख रहा है, उस वजह से है। इस बात को मैं हालांकि एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है स्कूल लेवल पे, व्हाई द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इन नेगेटिव। वैल्यू तो है उसके पास, बट दैट वैल्यू इज इन नेगेटिव। व्हाई इट इज नेगेटिव, तो इसके लिए मैं अलग से बात बताऊंगा। लेकिन एक टाइम आएगा जब नेगेटिव में वैल्यूज घट रही हैं, मतलब बढ़ रहा है, तो एनर्जी बढ़ती जाएगी, और अल्टीमेटली -10, -8, -6, -4, -3, -2, -1 और जीरो हो जाएगी। जिस पॉइंट पर जीरो हो गई, इलेक्ट्रॉन सारे बंधनों से मुक्त हो गया। अब आप इलेक्ट्रॉन को एटम के बाहर निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये सारे एक्सप्रेशंस होते हैं किसके? एनर्जी के, और ये रिलेशंस होते हैं किसके? एनर्जी के। क्लियर हो गया बच्चों? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं वीडियो को कंक्लूड कर सकूं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो। तो ये था हमारा क्या?
टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन, जिसमें हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं। हमने समझा है कि टोटल एनर्जी के अलग अलग एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, अलग अलग यूनिट्स में उनकी क्या एक्सप्रेशंस होते हैं। उसके बाद उनका हमने ये भी देख लिया कि कैसे वो अपनी शेल की संख्या पर निर्भर करती है। स्टार्टिंग में देखकर लगा था कि वो इनवर्सली डिपेंड करते होंगे, बट असल में वो इनवर्सली नहीं करते, वो डायरेक्टली करते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव के इनवर्स में करते हैं, जो पूरी कहानी को पलट देता है। और इसका मतलब टोटल एनर्जी शेल की संख्या पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जैसे जैसे आप शेल की संख्या बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे उसके अंदर की टोटल एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों? और जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर के वीडियोस अवेलेबल हैं, जो आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए magnetbrains.com पर अपलोडेड है। इन्हें आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं और वहीं से इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।